गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एसएसटी का सिविक्स सेक्शन संविधान की भूमिका एवं कानूनों की आवश्यकता के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने जब क्लास में बताया था कि हम लोग सोशल साइंस को 3 भागों में बांटते हैं, यानी एसएसटी को। उसमें से हम लोग आज उसका सिविक्स का पहला चैप्टर संविधान की भूमिका एवं कानूनों की आवश्यकता के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारे देश जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद यहाँ की शासन व्यवस्था चलाने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए। तो वो नियम कानून बनाने से पहले हमारा देश में एक संविधान बनाया गया और उस संविधान में हमारे देश की शासन व्यवस्था, उसमें अधिकार, सब कुछ वर्णित है। जैसे किसी भी देश को चलाने के लिए शासन की मतलब ये शासन व्यवस्था की जरूरत होती है, एक नियम कानून की जरूरत होती है। उस नियम कानून का संपूर्ण बायोडाटा इस संविधान में है। हम लोग जब अंग्रेजों से 15 अगस्त 1947 को अलग हुए उसके बाद यानी संविधान बनना स्टार्ट हुआ। यानी हमारा देश जो आज़ाद होने से पहले 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा का गठन किया गया था और उसमें पहली बैठक की गई थी, ठीक है। क्योंकि हम लोग का जो देश का जो लास्ट हम लोग का वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, वो पहले ही घोषणा कर चुका था कि 15 अगस्त 1947 को हमारा मतलब ये भारत देश को आज़ाद कर दिया जाएगा। वो हमारे मतलब भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल था। तो उससे पहले की जो कैबिनेट मिशन वहाँ इंग्लैंड से लंदन से आया था और उसी समय घोषणा कर दिया था, जिसे नेहरू और यहाँ के जितने भी बड़े बड़े नेता लोग थे उन लोगों को सबको पता था। तो तब जाके ये लोग 9 दिसंबर 1946 को क्या कि पहली संविधान सभा के गठन किया और उसमें बैठक किया कि किस तरह से जब हमारा देश आज़ाद होगा तो किस तरह से हमारे देश का जो शासन व्यवस्था होगा उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, किस किस देश के संविधान से हेल्प लिया जाएगा, उस सब के बारे में क्या करेगा, बस उसकी वार्तालाप हुई थी। जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद धीरे धीरे यहाँ की जो संविधान है इसको बनाना शुरू कर दिया। और इस तरह से हमारे देश का संविधान बनने में लगभग 2 वर्ष यानी 2 ईयर्स 11 महीना मंथ 18 डेज, ठीक है। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। उसके बाद ये संविधान हम लोगों का पूर्ण रूप से जो लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। तो इस संविधान में जबकि हमारा देश आज़ाद 15 अगस्त 1947, उससे पहले हमारे देश का जो कानून व्यवस्था था वो सही ढंग से नहीं था। जब संविधान बन के रेडी हो गया उसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से जब लागू किया गया उसके बाद से हमारा देश में सभी तरह की जो शासन व्यवस्था होता है उसमें अधिकार की बात होता है। फिर यहाँ की जो शासन व्यवस्था, रीति रिवाज, जिस तरह से हमारा एक देश को चलाने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता, वो सारा चीज़ का डिटेल्स इस संविधान में लिखित रूप से मिलता है। और ये हमारा देश का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो इसी के बारे में हम लोग का कि संविधान की क्या भूमिका है और कानूनों की क्या आवश्यकता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो उससे पहले देखो याद रखने जो कुछ मुख्य पॉइंट हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जैसे हम लोग जानते हैं कि जितने भी बच्चे होते हैं जिसका उम्र 18 साल से कम हो वो मताधिकार का प्रयोग नहीं करते। मत देने का मतलब वोट देना, वोटिंग करना। तुम लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 7 में, या तो सर लोग बता दिए होंगे, उससे नीचे क्लास में भी कभी 6-7 में यदि डिस्कस किए होंगे तो कि वयस्क मताधिकार उसको कहा जाता है जिसका उम्र 18 साल या उससे अधिक हुआ हो, वही वोटिंग दे सकते हैं। क्योंकि हमारा देश में लोकतंत्र होने के नाते हम जनता के द्वारा हम किसी एक प्रत्याशी को चुनते हैं और वो चुन के जाते हैं और वो सभी मिल के गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं उसी के द्वारा शासन व्यवस्था चलता है। तो हम लोग हमारा देश एक जो लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पर क्या जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार होता है।
पहले क्या रहता था, पहले राजतंत्र में क्या होता था कि राजा का बेटा राजा ही होता था, यानी वो चाहे उसके यज्ञ हो या ना हो, लेकिन यदि उसका पिताजी राजा था तो उसी का बेटा या उसकी बेटी वहाँ का राजा बनेंगी। लेकिन हम लोगों का यहाँ लोकतांत्रिक देश होने के कारण हम लोग हर 5 साल में हम अपना जो उत्तराधिकारी हम लोग चुनते हैं, यानी हम लोग का जो एमएलए चुनते हैं, विधायक चुनते हैं, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। यदि वो हमारे क्षेत्र के लिए, हम सब के विकास के लिए सही ढंग से काम नहीं किया तो हम उसको हरा के फिर नेक्स्ट प्रत्याशी को चुनते हैं। यानी हम आम जनता के अधिकार का, अपना अधिकार हम लोग यूज करके किसी योग्य व्यक्ति को हम लोग असेंबली तक पहुंचाते हैं, विधानसभा तक पहुंचाते हैं, लोकसभा तक पहुंचाते हैं, और उसके द्वारा गवर्नमेंट बनती है, सरकार बनती है, और वो जनता के हित में शासन करती है। तो ये मताधिकार का प्रयोग हम लोग देखते हैं कि जिसका उम्र 18 वर्ष या तो उससे अधिक हो, उसी को वोटिंग करने का अधिकार दिया गया है। ये संविधान में लिखित रूप से सभी वयस्क, वयस्क मतलब 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के सभी महिला और पुरुषों को प्राप्त मतदान का अधिकार। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ होता है सभी वयस्क जिसका उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो, सभी वयस्क महिला या पुरुष जिसको वोटिंग करने का अधिकार है, उसे हम लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। जिसका उम्र 18 साल या अधिक हो, वैसे जितने भी पुरुष या महिला हो, उससे वोटिंग करने का अधिकार प्राप्त है। ये हम लोगों का संविधान में लिखित है। अब देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, असीम एवं सर्वोच्च शक्ति जो किसी नियंत्रण के अधीन न हो, इसे हम लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहते हैं। असीम और सर्वोच्च शक्ति जो किसी के नियंत्रण में न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसके बारे में डिटेल्स हम लोग आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। उद्देशिका जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, तुम लोग अपने बुक में, एनसीईआरटी का हर बुक में तुम लोग देखोगे, इंग्लिश बुक हो चाहे हिंदी हो चाहे कोई भी बुक हो, एनसीईआरटी का तुम लोग बुक में देखोगे प्रस्तावना, वहाँ पर प्रीमेबल, संविधान का जिसको आत्मा कहा जाता है, ठीक है, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसी को हम लोग उद्देशिका कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना। उसके बाद आया पंथ निरपेक्ष जिसको हम लोग धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष, जिसमें किसी भी धर्म को अधिक अधिकार नहीं दिया गया है। बोलने का मतलब वो धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं। सब कोई अपने अनुसार सभी धर्म को बराबर दृष्टि से देखते हैं, उसे हम लोग धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। किसी धर्म के प्रति विशेष श्रद्धा भाव सरकार की नहीं होगी, सभी धर्म को समान दृष्टि से देखना, यही संविधान में धर्मनिरपेक्ष आया है। तो देखो, धर्मनिरपेक्ष वही है हम लोगों का पंथ निरपेक्ष, जो धार्मिक बातों से संबंधित न हो, जो किसी धर्म विशेष या पंथ का पक्ष न लेता हो, वह किसी भी धर्म को ना तो बड़ा मानता है ना ही छोटा मानता है, सबको बराबर दृष्टि से देखता है, और कोई भी बात को वो धार्मिक आधार पे नहीं, ना ही किसी पंथ के आधार पे, ना जातिगत आधार पे उसका पक्ष न लेता हो, यानी सभी धर्म को जो बराबर मानते हैं वही धर्मनिरपेक्ष है। किसी धर्म विशेष पे उसको विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, यहूदी हो, कोई भी धर्म के लोग हो, सभी धर्म के लोग को समान अधिकार प्रदान किया गया है। किससे, संविधान में। यानी धर्म के आधार पे आप किसी पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो जैन है, वो यहूदी है, किसी भी तरह के धर्म के आधार पे किसी भी व्यक्ति पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सभी धर्म को आप बराबर दृष्टि से देखना या किसी धर्म विशेष पे वो बात नहीं कर सकते हैं। यही धर्मनिरपेक्ष या तो पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है। गणराज्य, आप देखो,
ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो। तो जैसे कि हम लोग लोकतांत्रिक देश के बारे में कुछ देर पहले चर्चा किए, तो उसमें क्या है, गणराज्य। ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो। हम बोले कि जनता के द्वारा चुना हुआ एक निर्वाचित सदस्य हो। जैसे हम लोग वोट देते हैं, हम लोग का इस क्षेत्र में, जैसे रांची का इस क्षेत्र में हम लोग क्या देखते हैं, सीपी सिंह को हम लोग वोट देते हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र का वो जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति है। ऐसा देश जिसका राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो। चाहे ये देखो, हम लोग यहाँ पर एमएलए को चुनते हैं, और इतने सारे एमएलए जो हम लोगों का झारखंड में 81 सीट है प्लस एक एंग्लो इंडियन, ये सभी मिलकर झारखंड का सरकार बनाते हैं और यहाँ चलाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जब हम लोग लोकसभा चुनाव सरकार के द्वारा कराई जाती है, तो हम लोग जो एमपी चुनते हैं, ठीक है। तुम लोग संजय सेठ का नाम सुने होंगे, जो रांची लोकसभा क्षेत्र के एमपी हैं। तो क्या है, वो भी एक जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुना हुआ एक व्यक्ति है। तो उन वैसे जितने भी जनप्रतिनिधि लोकसभा से हम लोग चुन के भेजते हैं, वो राष्ट्र का अध्यक्ष यानी, और वे सभी जनप्रतिनिधि मिला के उसमें एक उन लोगों का जो लीडर होते हैं उसको चुनते हैं, और वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, तथा उस प्रधानमंत्री बाकी अपने मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। ऐसा राष्ट्र जिसका निर्वाचित हो अथवा जो वंश परंपरा अथवा देश का गद्दी पर आसीन सम्राट न हो। जैसे पहले हम बोले कि अभी गणराज्य में वही चीज है, लोकतांत्रिक गणराज्य, लेकिन इससे पहले राजतंत्र होता था कि किसी वंश के आधार पे, यदि उसका वंश में कोई राजा से पुरखों से अपने राजा चलती आ रही थी, तो राजा का बेटा राजा, उसका बेटा राजा, इस तरह से जो दर बेदर परंपरागत ढंग से चलते आना, वो चीज हमारा देश आज़ाद होने के बाद जो संविधान लागू हुआ, तो उसमें ये लोकतांत्रिक देश जब घोषित हुआ, उसके बाद ये परंपरा हम लोगों का भी चल रहा है, ठीक है। क्या है, लोकतांत्रिक देश होने के नाते हम आम जनता का अधिकार का प्रयोग करते हो, हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, इसके द्वारा सरकार का गठन करते हैं, चाहे वो राज्य सरकार हो या हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ठीक है। अब देखो, अभिरक्षक, ऐसा व्यक्ति या संस्था जिसे किसी व्यक्ति या वस्तु की देखभाल का उत्तरदायित्व सौंपा गया। अभिरक्षक उसी को बोलते हैं। ऐसा व्यक्ति या संस्था जिसे किसी व्यक्ति या वस्तु की देखभाल का कार्यभार सौंपा गया हो, उसे हम लोग अभिरक्षक कहते हैं। जिस तरह से हम लोग जितने भी सरकारी में, जैसे पुलिस सेवा में लोग रहते हैं, वो सब क्या होते हैं, आम जनता की देखभाल के लिए, सरकारी वस्तुओं को देखभाल के लिए उसको सरकार के द्वारा उससे दायित्व सौंपा गया है, उससे कुछ दायित्व दिया गया है। अब देखो, धरना, किसी दुकान या कर्मस्थल के बाहर कुछ लोगों द्वारा खड़े होकर अन्य को उसके भीतर जाने से रोकना, इस प्रकार का जो होता है उसे हम लोग धरना कहते हैं। तुम लोग धरना देते हुए देखे हो, अपनी मांग के लेके देता है, विरोध के लिए देता है। धरना का अलग अलग मोटिव होता है, अलग अलग उद्देश्य होता है। अब देखो, कानून और नियमों की आवश्यकता, ठीक है। नियम ऐसे अनुदेश या निर्देश हैं जिसमें हमें यह ज्ञात होता है कि किसी स्थान विशेष पर या किसी विशेष परिस्थिति पर से हमें क्या करने की अनुमति है अथवा क्या करने की अनुमति नहीं है। तो नियम में वही चीज होता है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज को बहुत अच्छे ढंग से बताता है। तो नियम ऐसे अनुदेश या निर्देश का पालन करता है जिसमें हमें ज्ञात होता है कि किसी विशेष परिस्थिति में हम क्या करें, क्या करने का अनुमति है और क्या करने की अनुमति नहीं। किसी भी संस्था, समाज या देश की उचित रूप से संचालन के लिए नियमों और कानूनों का होना आवश्यक है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि किसी भी संस्था, समाज या देश की उचित रूप से संचालन के लिए, किसी भी समाज, संस्था या देश को उचित रूप से संचालन के लिए नियमों और कानूनों का होना बहुत ही आवश्यक है। चाहे वो एक परिवार हो, चाहे एक राज्य हो, एक देश हो, एक समाज हो, एक संस्था हो, चलाने के लिए नियम और कानून दोनों ही बहुत जरूरी है। ये हमारे जीवन को आसान बनाता है और हम इन्हें इसके सहारे सुचारू रूप से अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सकते हैं। समाज की सबसे छोटी अथवा आधारभूत संस्था क्या होता है, से लेकर अन्य सभी संस्थाओं को नियम और कानून की आवश्यकता है। तो हम जानते हैं समाज की सबसे छोटी अर्थात आधारभूत संस्था क्या है,
परिवार होता है। हम लोगों को पहले ही बता दिए क्या होता है, परिवार होता है। तो इन सब को अच्छी ढंग से चलाने के लिए कानून और नियम का होना आवश्यक। उदाहरण के लिए प्रत्येक खेल के अपने कुछ नियम होते हैं जिनका पालन न करने वाले खिलाड़ी को दंड दिया जाता है अथवा खेल से बाहर कर दिया जाता सकता है। तुम लोग देखिए, चाहे वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, चाहे अदरवाइज कबड्डी हो, अदरवाइज कोई भी खेल हो, सड़क पर चलते समय भी हमें कुछ नियम और कानून का पालन करना पड़ता है। तुम लोग देखे होंगे ट्रैफिक रूल, ठीक है, कहाँ हमें पैदल चलना है, कहाँ बाइक से चलना है, रेड बत्ती का क्या काम है, येलो का क्या काम है, ग्रीन का क्या काम है, वो सभी का हम लोग पालन करते हैं, जिनमें से आवागमन आसान एवं सुरक्षित हो जाता है, साथ ही दूसरे की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो जाती है। इस प्रकार समाज में सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर सरकार का होना अनिवार्य है। सरकार का काम देश और समाज के हित के लिए कानून बनाना और उन्हें लागू करना। सरकार का मुख्य काम क्या होता है? देश यानी केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर सरकार बना के उस पे अच्छी ढंग से कानून को अमल कराना। सरकार का काम क्या होता है? सरकार का काम देश और समाज के हित के लिए कानून बनाना और उससे लागू करना। सरकार का सबसे बेसिक उद्देश्य ही होता है, ठीक है, क्या करना है? देश और समाज के हित के लिए कानून बनाना, उससे लागू करना, ताकि जनता की लाभ हो सके। अब देखो संविधान। संविधान उन सभी नियमों कानून और मौलिक सिद्धांतों का एक संकलन है। तो संविधान क्या है? सभी नियम, कानून और जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, थियोरी हैं, संकलन है, उसमें सब उसको अच्छे ढंग से वर्णित है, जिनके अनुसार किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान उन सभी नियम, कानून एवं सिद्धांतों का अनुकलन या संकलन है, ठीक है। संविधान उन सभी नियम, कानून और सिद्धांतों का संकलन है जिसके अनुसार किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे हम लोग संविधान कहते हैं। और एक बार देखो, संविधान उन सभी नियम, कानूनों और मौलिक सिद्धांतों का एक संकलन है जिसके अनुसार किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है। सीधे सीधे भी बोलते हैं, जिसके सहायता से किसी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती है, उसे हम लोग उस देश का संविधान कहते हैं। संविधान निम्नलिखित बातों का वर्णन करता है। सरकार के प्रकार, पहला पॉइंट में क्या है? सरकार का प्रकार। दूसरा में है, देखो, सरकार के विभिन्न अंगों, क्या क्या अंग है? यथा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका मतलब नियम, कार्यपालिका मतलब कार्य करने की तरीका, और न्यायपालिका मतलब न्याय की शक्तियां और कार्य। तीसरा में देखो, देश और उसके नागरिकों के बीच संबंध, अर्थात देश के नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य। तो जो संविधान के निम्नलिखित बातों को वर्णन करता है, उसका पहला पॉइंट है सरकार का प्रकार। दूसरा है सरकार के विभिन्न अंग, उसमें से पहला अंग आया विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तीनों का अलग अलग काम है, शक्ति। देश और नागरिकों के बीच संबंध, अर्थात देश के नागरिकों का अधिकार एवं कर्तव्य। तो आज हम लोग इतने पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, संविधान की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है।